गुड इवनिंग। Good evening, sir. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब सबसे पहले जो हमने कैटेगरी पढ़ी, अब तक जो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस या जो आगे पढ़ेंगे भी, उसको मैंने थोड़ा ब्रेक दिया अभी। वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स चल रहे थे, और ये अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम्स के साथ डील करते हैं, एमएल, लीटर या कुछ वॉल्यूम की क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मैं कहता हूं आपको 10 ml ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, या उसके साथ कितना NaOH कंज्यूम हो रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो रीडिंग जो आप बताते हो 10 ml, और फिर इसको ही मैं कैलकुलेट करता हूँ N1V1 N2V2 लगाकर। मान लो ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है और ये NaOH है, और इसको मैं 1 को ऑक्जेलिक एसिड मान रहा हूँ। तो ऑक्जेलिक एसिड बीइंग मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बनाएगा 0.1 नॉर्मल इनटू इनिशियली जो हम फ्लास्क में लेके चलेंगे 10 ml हम यहाँ पे लिखेंगे is equal to N2. This is the normality of NaOH which we want to calculate, and V2 is your जो आप ब्यूरेट में से रीडिंग निकाल कर देते हो, फॉर एग्जांपल 9.8 अगर आ गई, बहुत क्लोज अच्छी रीडिंग अगर है तो ये जो मुझे देगा, ये मुझे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन देगा NaOH की। और इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH भी बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए क्योंकि इसके बाद फर्दर हम इस NaOH को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं किसी भी दूसरे सैंपल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब बात आती है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इससे डिफरेंट कैसे। सबसे पहले इसका नाम जो कह रहा है ग्रेविमेट्रिक, मतलब यहां पर हम ग्राम्स के साथ डील करते हैं। ग्राम्स का मतलब है हम वेट के साथ डील करते हैं। वेट किसका? वेट उस प्योर सब्सटेंस का जो हम निकालते हैं। प्योर सब्सटेंस क्यों? अब इस पे के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा सब्सटेंस होता है, आपका कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो गया, 100% तो प्योर होता नहीं है। जब ये 100% प्योर नहीं है तो हम चाहते हैं कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में आए। तो उस प्योरेस्ट फॉर्म इसको अचीव करने का एक मेथड मेरे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। अभी आगे बात करेंगे कैसे प्योरिटी की तरफ लीड करते। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की ऐसा क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि आपको ग्राम्स में डील कर रहे हो, नंबर्स में डील कर रहे हो। क्वांटिटी मेथड है जहां पे आप मास को डिटरमाइन करते हो किसी भी एनालाइट के। इसका प्रिंसिपल क्या है, हम उस सब्सटेंस को आइसोलेट करेंगे और वे करेंगे। जब इसका वे कर लेंगे और जब वे होगा उस टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो जितनी पॉसिबल हो सकती है। जब जो पिक्चर है आपकी आपको बताएगी कि कैसे ग्रेविमेट्रिक बेसिक वे में काम करते हैं। जो सबसे पहले वेइंग कर रहे हैं ये आपके इम्प्योर कंपाउंड की वेइंग है। जब यहां पर बोल रहा है वेइंग द सैंपल टू बी एनालाइज्ड, ये इम्प्योर है इस कंडीशन में। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, डिसॉल्व दिस सैंपल इन वाटर। अब इसको सोल्यूबलाइज कर रहा है ताकि एक रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट कर सके, एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन हो। सॉलिड स्टेट में अगर है वो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सोल्यूबलाइज होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद ही आपका सॉल्यूट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे प्रेसिपिटेट्स बन जाए, और ये प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म और प्योरेस्ट प्रेसिपिटेट ऑफ योर सब्सटेंस। जो आप यहां पर लेकर चल रहे हो इसका ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और नेक्स्ट क्या करोगे, आप इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करोगे, और जो फिल्टर प्रेसिपिटेट आए दिस इज योर प्योर कंपाउंड। आप इसको वे करोगे और कंपेयर करोगे जब आप सैंपल के फॉर्म में इसको ले रहे थे और फाइनल प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट के फॉर्म में ले रहे हो, उसके वे को, इसके वेट को डिफरेंस निकालकर या उन दोनों के वे को कंपेयर कर हम एनालाइज करेंगे हमारा सैंपल कितना प्योर आया। तब मैंने आपको कहा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम इम्प्योर कंपाउंड को प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर प्रेसिपिटेट एक मेथड है, ऐसे और दो मेथड है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तभी मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपाउंड को डिसॉल्व कर रहे हो, डिसॉल्व करने के बाद वे कर रहे हो, वे करने के बाद डिसॉल्व कर रहे हो, और उसके बाद उसको उसके अंदर कुछ केमिकल डाल रहे हो कि प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्यों बना रहे हैं हम? जो हमारा डिसॉल्व कंपाउंड है वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाए, और वो ऐसी फॉर्म है जहां सब्सटेंस के बीच में
जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड या फिर सॉल्वेंट और सब्सटेंस के बीच का बॉन्ड। इन दोनों के बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है आपके दो एक सब्सटेंस के बीच का बॉन्ड। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इस प्रेसिपिटेट को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो सब्सटेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो एग्रीगेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म में आकर बनेगा। तो सेपरेट करने के लिए पहला जो मेथड है वो मेरे पास है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होगा, हम कोई केमिकल ऐड करेंगे, उस केमिकल की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे जो कि आपका एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। यहां पर जो प्रेसिपिटेट बने इनको फिल्टर कर लेंगे, वॉश करेंगे और इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट या ड्राई, इन दोनों में डिफरेंस ये है, ड्राई आपका कम टेम्परेचर पर होता है और इग्निशन आपका हाई टेम्परेचर पर होता है। अगर हाई टेम्परेचर पर मैं इसको ड्राई कर रहा हूं तो मैं इग्निशन बोलूंगा, आप यूजुअली टर्म इग्निशन ही बोलते हो, इग्निशन। और जब ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, जब मॉइस्चर कंप्लीटली एब्सेंट है, तब हम इसको वे करेंगे और इनिशियली जब वो सैंपल फॉर्म में था, इम्प्योर फॉर्म में था, उसको और फाइनल के वेट को कंपेयर करेंगे। ये पहला मेथड जो है वो प्रेसिपिटेशन से आप सेपरेट कर रहे हो आपके कंपाउंड को आफ्टर डिसॉल्विंग। दूसरा मेथड क्या है, वॉलेटाइजेशन और इवोल्यूशन। ऐसा तब है जब आपका सब्सटेंस का नेचर वोलेटाइल है या हम उसे वोलेटाइल बना रहे हैं। कैसे, अगर वो अपने आप में वोलेटाइल है तो जैसे ही आपको इग्नाइट करोगे, हीटिंग प्रोवाइड करोगे, वो एयर में आएगा गैसियस फॉर्म में। जब गैसियस फॉर्म में होगा तो वो इटसेल्फ आपका ओरिजिनल फॉर्म में होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे वाटर है आपका, जब वाटर इम्प्योर फॉर्म में है तब तक तो ये इसके अंदर इम्प्योरिटी डिसॉल्व्ड है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहां पर जो वाटर आपका गैसियस फॉर्म में आ रहा है, वो जो आपका वाटर है वो कंप्लीटली प्योर होता है, उस और इम्प्योरिटी जो होगी आपके इस कंटेनर के अंदर रह जाएंगी। तो ये जो कंडेंसेशन होके जो वाटर निकल कर आ रहा है, अगर कंडेंसर में फर्दर यूज कर रहा हूं तब कंडेंसेशन, और वरना ये जो वाटर निकल कर आ रहा है ये मेरा वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको इग्निशन से आपको इस सैंपल को इवोल्यूशन करवा रहे हो या फिर वोलेटाइल करवा रहे हो। वोलेटाइल कैसे, एक ऐसा केमिकल यूज करो जिससे आपका सब्सटेंस जो है, जो आपका एनालाइट है, वो वोलेटाइल हो जाए। अगर वो वोलेटाइल होकर कंटेनर से बाहर निकल गया, मैं अगर गैसियस फॉर्म में है तो मैं उसको ऐसे एयर में नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा है जो इस वोलेटाइल कंपाउंड को रिसीव करेगा और वापस उसे एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर गैसियस फॉर्म में वो निकल रहा है तो उसको एज अ गैसियस चेंबर में लेकर जाएगा, लीक नहीं होने देगा। और दूसरा क्या है, एक ऐसा केमिकल एजेंट रिएजेंट ऐड करे जो मेरे सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल रख दे और उसके साथ जो इम्प्योरिटी है उसको वोलेटाइल रख दे। एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को और मेरे एनालाइट को सेपरेट कर रहे हैं ताकि मुझे एनालाइट जो है वो प्योर फॉर्म में मिले। ये मेरा पर्पस है। तो दूसरा मेथड जो सेपरेशन का वो मेरा वोलेटाइजेशन और इवोल्यूशन। नेक्स्ट मेथड है आपका जहां इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। आपने बचपन में या 9th क्लास में, बचपन ज्यादा बोल दिया, जिंक और कॉपर के बीच का रिएक्शन देखा होगा, जहां पर एक एनोड होती है, कैथोड होती है, और किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर आपका सब्सटेंस जो है तो डिपॉजिट होना लग जाता है, जिंक आयन स्पेशली अपोजिट चार्ज वाले, और दूसरा जो है वो वहां से इरोड होने लग जाता है, डिप्लीट कम होने लग जाता है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है, जो मेरा एनालाइट है वो किसी एक इलेक्ट्रोड पर जाकर आपका डिपॉजिट होगा, और जब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा तब उसको मैं सेपरेट कर लूंगा। इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने के बाद उसे सेपरेट कर लूंगा। इस इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड का एडवांटेज ये है कि यहां पर में फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है, फिल्ट्रेशन एज सच फिल्टर पेपर से नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड से उस एनालाइट को रिमूव करने के लिए कोई अदर प्रोसीजर यूज किया जाएगा। और जब इलेक्ट्रोड से मैं मेरे एनालाइट को रिमूव कर लूंगा, देन उसका वे कर लूंगा और कंपेयर कर लूंगा इनिशियल एंड फाइनल को। एट द एंड मुझे वे चाहिए मेरे एनालाइट का,
और वहां पर हम वॉल्यूम के साथ डील कर रहे थे। ये 3 मेथड थे। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक आता है को प्रेसिपिटेशन और एक आता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। जो को वर्ड है वो कहता है साथ साथ, उसका मीनिंग है साथ साथ। किसके साथ? जब आपके मेन एनालाइट की इम्प्योरिटी, मेन एनालाइट के क्रिस्टल्स बन रहे हैं या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, उसके साथ इम्प्योरिटी के भी प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल बन जाए, क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट बन जाए, इसको मैं बोलता हूं को प्रेसिपिटेशन। जो मेरा मेन एनालाइट का मेन सब्सटेंस जो है मेरा, उसके साथ साथ इम्प्योरिटी के भी अगर क्रिस्टल्स बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, तो उसे मैं बोलूंगा को प्रेसिपिटेशन। इसका एक एग्जांपल आता है जब बेरियम सल्फेट का हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं बेरियम सल्फेट के, तो वहां पर KMnO4 के वॉयलेट इंप्योरिटी होती है, वॉयलेट इंप्योरिटी। और जब ये बेरियम सल्फेट बन रहा होता है उसके साथ साथ KMnO4 एज अ इंप्योरिटी, एक साथ चलता है प्रोसेस। तो ये जो आपका एग्जांपल है वो को प्रेसिपिटेशन का है। इसके साथ साथ जो को प्रेसिपिटेशन है मींस, अगर ये मान लो मेरा मेन सब्सटेंस है, ये मेरी इंप्योरिटी है सर्कल वाली, तो वो इस मेरे मेन सब्सटेंस के साथ किस तरीके से जाकर अटैच होगी, कैसे वो इंप्योरिटी मेरे कंपाउंड्स में ऐड हो रही है को प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, तो उसके 4 मेथड्स है मेरे पास। सबसे पहला सरफेस एड्सॉर्प्शन, दूसरा मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, तीसरा ऑक्यूल्यूजन और चौथा मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सरफेस एड्सॉर्प्शन तो नाम बता रहा है, जैसे इस एनालाइट मॉलिक्यूल के, ये मेरा एनालाइट मॉलिक्यूल है, इसके सरफेस पर आकर इंप्योरिटी अटैच हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। एड्सॉर्प्शन आपका एक सरफेस फिनोमेना है, तो इसके सरफेस पे आकर अगर इंप्योरिटी मेरी एड्सॉर्ब हो रही है, और ये वो इंप्योरिटी है जो प्रेसिपिटेट के साथ साथ बन रही है, तो को प्रेसिपिटेशन। और को प्रेसिपिटेशन किससे हुआ? आपका सरफेस एड्सॉर्प्शन से। मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये आपका सरफेस एड्सॉर्प्शन। एक और एग्जांपल है यहां पर आपका सिल्वर क्लोराइड का। जब हम सिल्वर क्लोराइड को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से निकालते, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो क्लोराइड आयन जो है वो कंटामिनेटेड फॉर्म में, मींस एज अ इंप्योरिटी निकल कर आते हैं, एंड दैट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ क्लोराइड आयन क्रिस्टल्स। और इसके साथ साथ आपके नाइट्रेट और दूसरे आयंस भी होते हैं, ये सारे एज अ इंप्योरिटी काम कर रही है, और वो ये इंप्योरिटी है जो मेरे मेन सब्सटेंस के साथ बन रही है, को प्रेसिपिटेशन। सिल्वर नाइट्रेट, ये सरफेस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना से आपका को प्रेसिपिटेशन हो रहा है। दूसरा मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? साइज। ये मेरे क्रिस्टल लैटिस है, किसका? ये क्रिस्टल लैटिस है मेरे प्योर सब्सटेंस का, एनालाइट का। अगर यहां पर मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस, और ये तो मान लो मेरा जो मैं डार्क रेड कलर से बना रहा हूं, ये मेरा प्योर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्रिस्टल बना हुआ है कुछ ऐसा, क्यूबिकल मान लो, ये क्यूबिकल है। अब इसमें क्या होगा? इसमें से किसी एक आयन को इंप्योरिटी आके रिप्लेस कर देगी, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, इसके एक कॉर्नर पर इंप्योरिटी आके अटैच हो गई, कुछ ऐसी। अब ये जो आपकी ये इंप्योरिटी यहां पर आकर अटैच हुई, ये आपका एग्जांपल है मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन का। इंप्योरिटी आ रही है मेरे मेन सब्सटेंस के साथ, मेन एनालाइट के साथ, वो किस फॉर्म में? मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन में। इस मेथड को, इस मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस इंप्योरिटी का और मेन सब्सटेंस का, डार्क रेड कलर जो है ये इसका, और ये आपका जो होलो रेड कलर से जो बाउंड्री रेड कलर इंप्योरिटी है, इन दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। अगर मान लो
मैं बात करूं कैल्शियम की, 2 पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीशियम भी आपका 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज पे बात कर रहा हूं मैं यहाँ। इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये मेरा सब्सटेंस है कैल्शियम, मुझे कैल्शियम के क्रिस्टल चाहिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, और मैग्नीशियम मेरी इंप्योरिटी है, तो इस क्रिस्टल लैटिस में इस कैल्शियम आयन को ये मैग्नीशियम आयन आकर रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इन दोनों का चार्ज एक जैसा है। पहली तो बात आ गई चार्ज के बारे में। दूसरी आ गई इसकी जो साइज है, दोनों का इंप्योरिटी का और सब्सटेंस का, इन दोनों के साइज का डिफरेंस 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा नहीं है तब ये मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेगा और को प्रेसिपिटेशन होगा आपका। अगेन आपका जो एग्जांपल है वो बेरियम सल्फेट का आता है। बेरियम सल्फेट में क्या करते हैं हम, बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। बेरियम क्लोराइड आपका एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट काम करता है। मैं इतनी देर से आपको कह रहा था कोई केमिकल ऐड करेंगे, ये वही केमिकल है, उनमें से एक केमिकल है बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम सल्फेट मेरे पास एज अ सैंपल है, एनालाइट है, जिसको मैं प्यूरिफाई करना चाहता हूँ, प्योर फॉर्म में लेकर जाना चाहता हूँ बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो बेरियम क्लोराइड के एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट काम करेगा। तब यहां पर जो सल्फेट आयन के साथ साथ लेड और एसीटेट आयंस भी होंगे। ये Pb2 पॉजिटिव और यहां पर 2 नेगेटिव का चार्ज, सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव का चार्ज। अब यहां पर चार्ज सेम है, बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज, यहां पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, लेड के ऊपर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज है। तो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जो क्रिस्टल में पूरा यहां पर बेरियम सल्फेट में बेरियम होना चाहिए था, तो वो ना होकर वहां पर दूसरे एसीटेट का आयन आ गया, तो बेरियम एसीटेट, ऐसा कुछ कंपाउंड बन सकता है। तो यहां पर जो इंप्योरिटी आती है वो एग्जैक्टली लेड सल्फेट की होती है, जबकि हमें चाहिए होता है बेरियम सल्फेट। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैं एनालाइट जब ले रहा हूं, जब बेरियम सल्फेट है मेरे पास, उसके साथ साथ इंप्योरिटी मेरे पास सल्फेट की, लेड की और एसीटेट आयंस की, ये और आयंस प्रेजेंट है। तो बेरियम सल्फेट बनने के साथ साथ लेड सल्फेट की इंप्योरिटी आ जाती है। वो लेड सल्फेट की इंप्योरिटी मिक्स क्रिस्टल फॉर्मेशन से बनती है, और ये आपका को प्रेसिपिटेशन का ही एक टाइप है। इसके अलावा ये और भी कंपाउंड है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये जो आपका मिक्स क्रिस्टल फॉर्मेशन से को प्रेसिपिटेशन को लीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूल्यूजन या मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। ये भी आपका कुछ कुछ पहले जैसा ही है। इसमें क्या है, जो क्रिस्टल मेरा प्रेसिपिटेट जो बना, उसमें फॉरेन आयन एंटर करता है बाय जो फॉरेन आयन है, मान लो ये मेरा पूरा क्रिस्टल है, या मैं लैटिस की फॉर्म में आपको बता देता हूं, ये मेरा क्रिस्टल था, क्रिस्टल लैटिस था। इसके सेंटर में, अगर ये क्यूब है तो इसके सेंटर में आकर इंप्योरिटी अटैच हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ऑक्यूल्यूड हो जाती है, टेक्निकली हम इसे ट्रैप बोलते हैं। इस क्रिस्टल के सेंटर में आकर इंप्योरिटी ट्रैप हो जाती है। दिस इज योर टाइप ऑफ ऑक्यूल्यूजन और मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। अब ये जो है एंट्रैपमेंट, ये मिनिमम देखा जाता है, और ये कब मिनिमम होता है, जब रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लो, तब ये आपका मैकेनिकल एंट्रैपमेंट बहुत मिनिमम देखने को मिलता है। अभी को प्रेसिपिटेशन के बारे में बात हुई। नेक्स्ट इज योर पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब है मेरे मेन सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट तो बन गए, इसके बनने के बाद पोस्ट इंप्योरिटी के प्रेसिपिटेट बने, इंप्योरिटी के प्रेसिपिटेट्स बन गए। ऐसा कब होता है, एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। जब मुझे कैल्शियम ऑक्सलेट एज ए एनालाइट चाहिए, कैल्शियम ऑक्सलेट मेरा एनालाइट है, जिसको मैं प्यूरिफाई करना चाहता हूं विद हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। प्योरिटी भी कह सकता हूं मैं, और इसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकता हूं। मान लो मैं 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट एज अ सैंपल ले रहा हूं, इसमें से एग्जैक्ट कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट है, और कि मान लो 0.8 ग्राम निकल कर आया,
इट मीन्स 0.8 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्सलेट था और उसमें 0.2 ग्राम जो इम्प्योरिटी थी, वही मैं एनालाइज कर रहा हूं, डिटरमाइन कर रहा हूं मैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब जब कैल्शियम ऑक्सलेट एज एनालाइट एज ए सब्सटेंस जब हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के जब मुझे क्रिस्टल चाहिए, तो उस केस में और ये जो पूरा रिएक्शन है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो वही बात आ गई कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल कंप्लीटली बन चुके होते हैं। अगेन, जब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल कंप्लीटली फॉर्म हो चुके होते हैं और उसके बाद प्रेसिपिटेट बनने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल एज इंप्योरिटी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और सॉल्यूशन है कि मैं कैसे पोस्ट प्रेसिपिटेशन को अवॉइड कर सकता हूं। ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन का इवेंट तब होता है जब इस कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को बनने के बाद मैं इन क्रिस्टल्स को मदर लिक्वर में जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है उसमें एज इट इज छोड़ देता हूं। जब मदर लिक्वर में मेरे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनने के बाद एज इट इज वहीं के वहीं है, तब ये रिप्लेसमेंट होता है कैल्शियम आयन की जगह मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, एंड नाउ इट एक्ट एज अ इम्प्योरिटी। यहां पर एक और स्टार पॉइंट आता है, लॉन्गर द प्रेसिपिटेशन इज अलाउड टू स्टैंड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा है? मदर लिक्वर। ग्रेटर इज द एरर। एरर क्या है? एरर मीन्स यहां पर इंप्योरिटीज उतनी ज्यादा होंगी और वो इंप्योरिटी किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्सलेट की इंप्योरिटी। ऐसे एक और एग्जांपल है आपका मर्करिक सल्फाइड। जब हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है तो वहां पर जिंक आयन जिंक सल्फाइड के फॉर्म में स्लोली प्रेसिपिटेट होता है एज अ पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये दूसरा एग्जांपल है। पहला आपका कैल्शियम ऑक्सलेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, एंड दूसरा आपका मर्करी सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जस्ट आपका एसिडिक कंडीशन या रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, एज सच इसका प्रेसिपिटेशन में कोई रोल नहीं है, बट इस हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन होगा एसिडिक एनवायरनमेंट। मेजर डिफरेंस क्या है पोस्ट प्रेसिपिटेशन और को प्रेसिपिटेशन में? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, क्वेश्चन आराम से बन सकता है यहां से। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया को प्रेसिपिटेशन जो है वो साथ साथ बनता है। एनालाइट के साथ साथ इंप्योरिटी के क्रिस्टल अगर बन रहे हैं तब मैं उसे को प्रेसिपिटेशन कहता हूं। एनालाइट के क्रिस्टल बनने के बाद अगर इंप्योरिटी के क्रिस्टल बन रहे उसके बाद, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उसके बाद अगर आ रहे हैं तो वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन। सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पर को प्रेसिपिटेशन में मदर लिक्वर का कोई रोल नहीं है। आप को प्रेसिपिटेशन में कितने भी टाइम तक प्रेसिपिटेट्स को एज सच रख सकते हो। उस मदर लिक्वर में अगर आप एज सच रख रहे हो तब इंप्योरिटी के आने की कोई चांस नहीं है, वो साइड बाय साइड चलते हैं दोनों रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपका केस ऐसा है, अगर आप क्रिस्टल्स को मेन सब्सटेंस को एज सच रख देते हो काफी टाइम तक, तब आपकी इंप्योरिटी आती है इन फॉर्म ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो ये आपके बेस आपका जो वो डिफरेंस है बिटवीन योर दीज टू। नेक्स्ट बात आती है स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? जहां तक मुझे याद है आपने पढ़ा होगा बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपके सिलेबस में फर्स्ट सेम में। और इस बेरियम क्लोराइड को प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेते हैं और फाइनली जो मेरा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट मिलता है दैट इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसकी प्रॉपर डिटेलिंग है आपके फर्स्ट सेम में। वहां पर स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा? बेरियम सल्फेट का। मेरा पाउडर फॉर्म में मान लो, इसको मैं डिसॉल्व करूंगा। मैं पहले स्लाइड पर भी इन्हीं स्टेप्स के बारे में बता रहा था, यहां पर और थोड़ा डिस्कशन है, आगे डिटेलिंग है, आगे और ज्यादा डिटेलिंग होगी। डिसॉल्व करूंगा सबसे पहले मेरे एनालाइट को, बेरियम सल्फेट को। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैसे? बेरियम क्लोराइड ऐड कर प्रेसिपिटेट बनाऊंगा बेरियम सल्फेट के।
नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है आपका, ये जो प्रेसिपिटेट का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। एक और टर्म होती है यहाँ पर एजिंग, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। एजिंग, बेरियम सल्फेट के साथ साथ जितने इसके क्रिस्टल बड़े होते जाते हैं, क्रिस्टल जितने बड़े होते जाते हैं, दिस इज योर एजिंग, और इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जब मेरे क्रिस्टल कंप्लीटली बन गए, उसको टेस्ट करते हैं बाय कंप्लीटनेस टेस्ट। कैसे? मैं फर्दर इसके अंदर AgCl2 ऐड करूंगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अगर फिर से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, उस वहां पर कुछ मूवमेंट हो रही है, इट मींस अभी और रिएक्शन रिमेनिंग है, पेंडिंग है, और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनने बाकी, प्रेसिपिटेट्स बनने बाकी है। नेक्स्ट इज योर डाइजेशन। डाइजेशन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करोगे, जो प्रेसिपिटेट बन गए उनको फिल्टर करोगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर कर सकते हो। और ये फिल्टर पेपर किस पर डिपेंड करेगा, उसके पोर साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या हम फिल्टर पेपर ही ले सकते हैं या दूसरा ऑप्शन हमें देखना होगा, वो भी आपको उसके क्रिस्टल के साइज के ऊपर। अगर क्रिस्टल का साइज फिल्टर पेपर से पास हो रहा है तब आपका फिल्ट्रेशन थोड़ी होगा, उस केस में मुझे कुछ और ऑप्शंस देखने होंगे। उसमें आपका एक एग्जांपल आता है क्रूसिबल, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। एक और आपका एग्जांपल आता है बकनर फनल, ये भी फिल्ट्रेशन एड है। एक होता है आपका पेपर पल्प। पेपर पल्प में क्या होता है, हम जैसे फिल्टर पेपर को पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, उसको वाटर के अंदर सोक कर दोगे और उससे एज अ फिल्टरिंग मीडिया यूज अगर आप कर रहे हो, दिस इज योर फिल्टरिंग मीडिया। तो डिफरेंट टाइप से फिल्ट्रेशन आपकी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर क्रिस्टल। नेक्स्ट आपके क्रिस्टल जो है वो सेपरेट हो गए, अब आप उसको वॉश करोगे। वॉश करने के बाद उससे जो एक्सेस लिक्विड है, कुछ और अगर इम्प्यूरिटी है, और वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है वो इम्प्यूरिटी, वो आपकी सॉल्युबलाइज होकर निकल जाएगी बाहर। दिस इज योर वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। अब वॉश हो गए उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, यूजुअली हम वाटर यूज करते हैं, तो जो ये सॉल्वेंट यहाँ पर हमने वॉशिंग के लिए यूज करा, उसको ड्राई करने के लिए ड्राइंग और इग्नाइटिंग का स्टेप आता है। एंड जब ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका वेइंग का। वेइंग करने के बाद कैलकुलेट करोगे आप इनिशियली आप कितना एनालाइट लेकर चले थे, और फाइनली आपको प्योर फॉर्म में एनालाइट कितना मिला है, दैट विल बी एनालाइज्ड। एंड दिस इज योर होल प्रोसेस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यहां तक की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए।